चलिए आज रासायनिक विभिन्न अभिक्रियाओं में से तीसरा नंबर आता है विस्थापन अभिक्रिया। इसको देखते हैं, इसकी परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे देखते हैं उदाहरण में Fe, जिसको आप लोग फेरस बोलते हो, जो कि ठोस है, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट जो कि जलीय विलयन है, और अभिक्रिया करने के बाद FeSO4 यानी लोहे का जो है सल्फेट वो अलग हो जाता है जलीय विलयन में और कॉपर अलग। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि Fe और CuSO4 इसमें से जो स्ट्रॉन्ग है नहीं, जो मजबूत होता है, वह जलीय विलयन के साथ विस्थापित कर देता है और वह अपना बना लेता है। जैसे मान लिया जाए इसमें जो क्रियाशील होगा, जैसे FeSO4, इसमें से जो है Fe जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने के बाद कॉपर को अलग कर देता है, जो कि ये दुर्बल होता है, और आपका जो है यहाँ पर Fe जो होता है वह प्रबल होता है, जिसके कारण से जो है वह विस्थापित कर देता है। 4 नंबर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको देखते हैं। इस अभिक्रिया में प्रतिकारकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखते हैं फिर से एक बार। इस अभिक्रिया में प्रतिकारकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे Na2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट, प्लस BaCl2, जिसको हम लोग बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। इक्वेशन के बाद बोलता है BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, जिसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। जैसे इसको समझने का हम प्रयास करेंगे इधर कि BaSO4 जो आपके पास होता है वो आपका आयन में, जैसे कि Ba2+ और SO4 2-, यानी कि ये 2+ हो जाएगा, ये 2-, यानी कि ये 2+ धनायन और 2- ऋणायन, जो कि दोनों अपनी जो है आयनों का आदान प्रदान करता है, और दोनों के बाद जो है इसका मान जो है 0 हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नया यौगिक बनता है वह BaSO4 बनता है, यानी बेरियम सल्फेट। इसमें से जो है इसका आयनों का जो चार्ज जो होता है, आवेश का जो जल के अंदर अघुलनशील होता है, यानी वह रवेकरण में हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए हम एक बीकर को लेते हैं, और बीकर को लेने के क्रम में क्या करते हैं, इसमें जल होता है, और जल के बाद हम जो है बेरियम सल्फेट को जैसे ही डालेंगे तो उसके नीचे जो है रवाकरण हो जाता है, ये जल में जो है अघुलनशील होता है। इसके बाद है 5 नंबर में बेरियम सल्फेट में BaSO4 के सफेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, जो हम आपको बताए एक बीकर के उदाहरण लेकर। 5 नंबर में होता है उपचयन और अपचयन। इसमें देखेंगे उपचयन पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास, यानी हाइड्रोजन का निकलना, यह उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम देख लेते हैं उदाहरण में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जैसे अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसमें से जो है यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हमारे पास जो है कार्बन का यहाँ पर जो है ह्रास होता है। दूसरा उदाहरण और हम लेंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। दूसरा पहले एक बार देख लेते हैं पुनः, उसके बाद हम उदाहरण लेके बताएंगे। अपचयन में पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास या निकलना, यह हमारा जो है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लिया जाए इसमें देखेंगे कॉपर ऑक्साइड जो सॉलिड होता है प्लस हाइड्रोजन, जैसे इसको हीट करेंगे उष्मा देंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाता है, जिसमें समझो एक अपचेतनी एक आपका जो है बाहर निकल जाता है। हम जो है इस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है, किसी तत्व को ऑक्सीजन में का संयोग करते हैं, कार्बन को वायु में ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, या गंधक को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसे हम लोग जो है दूसरी भाषा में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला देखेंगे, बोलता है अगर अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो तो इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जो है ये बार बार पूछता है एग्जाम में कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को मिलने की जो सामूहिक होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। देखते हैं दैनिक जीवन में
सॉरी 2 बार लिखा गया है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव कुछ दिया हुआ है। पहला है संक्षारण, इसको हम लोग जंग लगना भी बोलेंगे। जब कोई धातु आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, जिसमें जो है जल की कुछ नमी हो उसे आर्द्रता बोलेंगे, इसको ओसोन भी बोल सकते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी या अम्ल इत्यादि के संपर्क में आता है तो धातु संक्षारित यानी कि जंग लग जाना स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखते हैं, इसमें से पहला होगा लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत हो जाना। जैसे कि आप चांदी को देखते होंगे, धीरे धीरे उसमें चांदी पर जो है परत हो जाता है, उसका रंग जो है काला हो जाता है। फिर तांबे पर हरी परत हो जाना, तांबा भी धीरे धीरे हरा होने लगता है। इसका मतलब ये होता है वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है, नहीं कि उसकी जो है द्रव्यमान जो होता है वो उसमें घटने के क्रम में होता है, नहीं घटने लगता है। इसका उपाय है, इसको बचाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पेंट कर देते हैं। अगला आता है विकृत गंधिता, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। विकृत गंधिता को देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। सीधी सी बात है, हम लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे कि जैसे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो कुछ अत्यधिक समय, कुछ देर समय तक अगर वो खाना रह जाता है तो हम देखेंगे उसमें धीरे धीरे जो है गंध आना स्टार्ट हो जाता है, उसमें जो है बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। और जो पहले जो ताज़ा खाना था उसका स्वाद और कुछ घंटे बाद का स्वाद में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से हमें जो है अच्छा खाना भोजन लगता नहीं है और हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक हो जाता है। इससे बचने के उपाय हैं, जैसे भोजन या खाद्य सामग्री को ठंडी कर देने में, जैसे आप फ्रीज में रख सकते हैं, उसमें भी आपका भोजन खराब नहीं होगा। कभी कभार देखे होंगे आप लोग, चिप्स का पैकेट वगैरह जो होता है उसमें पूरा रहता है, जैसे नाइट्रोजन गैस का पैकेट में डाल देना, जैसे चिप्स का पैकेट होगा, कुरकुरे वगैरह होता है, तो उसमें नाइट्रोजन जो होता है गैस होता है, जिससे जो है वह खाद्य सामग्री किसी प्रकार का दूषित नहीं होता और वह खाने योग्य होता है। हम लोग उसको खा के स्वस्थ भी रहते हैं।